मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि बड़ी खबर आज जिला सांबा से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से आप देखिए पुलिस प्रशासन किस तरह से हरकत में आता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू पठानकोट हाईवे पर सांबा में और एक्टिव हुए हैं यहां पर पुलिस नाके, और पाकिस्तान की साजिशों पर पानी फेरने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। और कश्मीर घाटी आने जाने वाले वाहनों की सख्ती से जांच हो रही है। हथियारों और ड्रग्स की ट्रांसपोर्टेशन की आशंका जताई जा रही है। मुकम्मल तरीके से आप देखिए जिस तरह से आए दिन ड्रोन के मामले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब जिला सांबा से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर जम्मू पठानकोट हाईवे पर पुलिस के नाके जो है वो मुकम्मल तरीके से लगाए गए हैं। पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है और पाकिस्तान की साजिशों पर पानी फेरने के लिए पुलिस ने अब कमर कस ली है। और कश्मीर घाटी आने जाने वाले वाहनों की सख्ती से जांच हो रही है। हथियारों व ड्रग्स की ट्रांसपोर्टेशन की यहां पर आशंका जताई जा रही है कि आतंकियों की तरफ से यहां मुकम्मल तरीके से हथियार और ड्रग्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए अब आप देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस किस तरह से मुस्तैद देखी जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए ऋषि खजूरिया हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से नाकों में लगातार इजाफा कर दिया गया है, किस तरह से है अब वहां पर ग्राउंड पर सूरत हाल? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार ड्रोन एक्टिविटीज देखी जा रही है हमारे जितने भी सेंसिटिव एरियाज हैं, और उसके बाद अब पुलिस की बात करें या फिर हमारे जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, ये सारे के सारे अब अलर्ट हो चुके हैं। और खासतौर पर अगर जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो यहाँ पर भी नाकाबंदी को और ज्यादा पुख्ता कर दिया गया है। और उसी के साथ साथ बड़ा नाका अब यहाँ पर लगा दिया गया है, जो हमारा सांबा से मानसर की तरफ जाने वाला रास्ता है, यानी जो हमारा उधमपुर मानसर श्रीनगर बाईपास रोड है, वहां मानसरपुर इलाके में भी नाकाबंदी कर दी गई है। और यहाँ कश्मीर की तरफ जाने वाले जितने भी ट्रक हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, और कश्मीर से आने वाले जितने भी ट्रक हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है। यानी कश्मीर घाटी की ओर जाने वाले उनकी चेकिंग लगातार की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से आपको पता ही है कि एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमला होता है, उसके बाद कई ऐसे हमारे सैन्य शिविर हैं जिसके ऊपर लगातार ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है दुश्मन की। और इसको लेकर डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस दिलबाग सिंह ने यह भी कल साफ कर दिया था कि इसके पीछे आतंकी संगठन जो इसके पीछे काम कर रहे हैं लश्कर तैयबा का उन्होंने नाम लिया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी गतिविधियां उनके द्वारा अंजाम दी जा रही है, लेकिन उसी के चलते हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां वो पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी हैं। क्या लगता है ऋषि कि जिस तरह ड्रग्स की ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से इनपुट जो है वो जारी हो गए हैं, जिसकी वजह से अब पुलिस मुस्तैद देखी जा रही है? देखिए, कुछ दिन पहले हमने आला अधिकारी जो सांबा पुलिस के हैं उनसे हमने बात की थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कुछ जनरल इनपुट्स हैं, उसी के आधार पर ये नाकाबंदी की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि ड्रोन किस तरह क्यों इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। इससे पहले ड्रोन के माध्यम से हथियारों की खेप पहुंचाई गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, और ड्रग्स की खेप भी काफी बड़ी पहुंचाई गई थी ड्रोन के माध्यम से। तो ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान इस समय लगातार हमारे जो सैन्य शिविर है उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं, जितने भी सेंसिटिव एरियाज है उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। लेकिन हमारे जो सुरक्षा बल है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। बॉर्डर पर जो वो सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है, पेट्रोलिंग लगातार बड़े स्तर पर की जा रही है, और जितने भी नाकाज है हाईवे पर उसको भी लगातार पुख्ता कर दिया गया है। यानी यहाँ पर नफरियां थोड़ी कम थी, उसको वहां पर नफरियों को बढ़ा दिया गया है। किसी तरह की कोई भी ऐसी मूवमेंट अगर होती है तो उसके ऊपर कंट्रोल करना है। ये ऋषि, ये बताइए कि जिस तरह से जिला कठुआ के अंदर कल डीजीपी पहुंचे हुए थे, बड़े बड़े खुलासे उन्होंने किए हैं, जिस तरह आपने भी बात कही, लेकिन मुकम्मल तरीके से लेकर अगर बात की जाए तो ड्रोन को लेकर उन्होंने बात कह दी है कि ड्रोन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से ही यहां पर पहुंचे थे। क्या लगता है कि उसी को मद्देनजर रखते हुए अब पुलिस जो है वो मुकम्मल तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गश्त को बढ़ा दिया गया है, नाकों में इजाफा कर दिया गया है? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मैंने पहले ही साफ कर दिया कि जिस तरह से कल कठुआ का जिला का दौरा किया डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस दिलबाग सिंह ने, तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे जो आतंकवादी जमात है लश्कर तैयबा उसी का हाथ है। पाकिस्तान उसको लगातार शेल्टर दे रहा है। यानी ये कह सकते हैं कि आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान में ही ये पूरी साजिश रची जा रही है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि भारत में माहौल को खराब किया जाए। इसलिए क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हो नहीं पा रही, ये दूसरा हथकंडा पाकिस्तान अपना रहा है कि किसी तरह से ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जाए, और हेक्साकॉप्टर जो ड्रोन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है इन सारी गतिविधियों को लेकर। पाकिस्तान को एक्सपोज करना काफी जरूरी है, और पाकिस्तान को एक्सपोज भी कर दिया है कल हमारे डीजीपी ने। और हम भी लगातार आपको अपडेट करते रहते हैं कि इस सारी जितने भी पीछे प्लान किए जाते हैं, ये सारे जितने भी इसके पीछे हाथ यानी पाकिस्तान में जो यहाँ पर मुकम्मल तरीके से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उस पर किस तरह से पानी फेरना है, उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर देखी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि सांबा के अंदर किस तरह से गश्त बढ़ा दी गई है, नाकों में इजाफा कर दिया गया है। साफ तस्वीरों में आप देखिए कि भारी वाहन
वाहनों की भी चेकिंग हो रही है, छोटे वाहनों की भी चेकिंग हो रही है। आवाजाही पर पूरी तरह से नजर यहां पर रखी जा रही है और जो लोग बाहर से यहां पर पहुंच रहे हैं उनसे भी जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन सवाल आप देखिए मुकम्मल तरीके से सिक्योरिटी पर ही खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर अगर इतनी सिक्योरिटी को टाइट किया गया है तो आने वाले समय में पाकिस्तान किसी षड्यंत्र को अंजाम देने की फिराक में यहां पर लग रहा है, जिसकी वजह से अब जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो मुस्तैद देखी जा रही है। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। श्रीनगर से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए कोरोना के मामले कम होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब पर्यटकों का तांता लगना शुरू हो गया है श्रीनगर के अंदर। और देश में कोरोना का प्रकोप कम होते ही कश्मीर पहुंचने लगे हैं पर्यटक और गर्मियों में फिर से गुलजार होने लगे हैं घाटी के पर्यटन स्थल। और श्रीनगर सहित गुलमर्ग और पहलगाम में भी अब यहां रौनक बढ़नी शुरू हो गई है और प्रशासन ने पर्यटकों से एसओपीज का पालन करने की अपील की है, क्योंकि मुकम्मल तरीके से कारोबार को भी सही करना, पटरी पर लाना बहुत जरूरी था। लेकिन अगर टूरिज्म की बात करें तो अब वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि टूरिस्ट लगातार श्रीनगर का यहाँ रुख कर रहे हैं, गुलमर्ग का रुख कर रहे हैं, पहलगाम का रुख कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि प्रशासन हर किसी से अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि एसओपीज का पालन कीजिए, क्योंकि प्रशासन ने पर्यटकों से ये अपील की है कि जब आप यहाँ पर पहुंचते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर आप एंटर करते हैं, तो आपको एसओपीज का पालन करना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि जब तक आप लोग एसओपीज का पालन नहीं करेंगे तब तक कोरोना से जीत हासिल नहीं की जा सकती है। तो मुकम्मल तरीके से कारोबारियों को मद्देनजर रखते हुए जो लोग दिन में कमाते हैं और उसी दिन खाते हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए सोचते हुए यहाँ पर्यटकों के लिए इसे खोल दिया गया है। लेकिन एसओपीज का पालन करना बहुत जरूरी है। अब आपको दिखाना यह बहुत जरूरी था कि किस तरह से कश्मीर के अंदर पर्यटकों का तांता लगना अब शुरू हो चुका है, क्योंकि ये कश्मीर के अंदर आप अगर लोगों की बात करें तो लोगों का भी यही कहना था कि जब तक यहाँ टूरिस्ट शुरू नहीं होता है तब तक कारोबार बहाल नहीं हो पाता। लेकिन अब अगर टूरिस्ट यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिलेगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, जिस तरह से अब टूरिस्ट का पहुंचना शुरू हो चुका है तो कहीं ना कहीं कारोबारी तबके को अब राहत मिलती हुई नजर आएगी। देखिए, पर्यटक का जम्मू कश्मीर आना 370 के बाद तकरीबन नामुकम्मल सा सफर था और जम्मू कश्मीर में अब पर्यटक जो है जम्मू कश्मीर आना शुरू हो गए हैं। और इस वक्त हम डल झील के किनारे मौजूद हैं, जहां पर हाउस बोट और शिकारा स्टेशन के जो लोग हैं बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। पहले हमारे साथ पंपोज हैं, जो कि यहाँ की बड़ी खूबसूरत पार्क है तबरमन पार्क, उसमें ये मैनेजर के तौर पर काम करते हैं। बॉलीवुड से इनका रिश्ता है, पर्यटकों के साथ आना जाना है। पहले मुझे बताएगा, फुल स्क्रीन छोड़ दीजिए तजम्मुल को। बिल्कुल चलेगा और आ रहे सब लोग। तो कितने टाइम से अभी आप इंसान जाने लगे हैं, मगर मैं चाहता हूँ शिकारा वालों को भी हो जाए, हॉस्पिटल हो जाए और ये और एक खुल जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। तो कितने पर्यटक अभी तक आपने देखे, क्योंकि आप 24 घंटे तो इसी आसपास में होते हैं। बस जो गाड़ी आता टूरिस्ट, जो गाड़ी टूरिस्ट, तो शुरुआत हो गई। आज आपने सुना ये पप्पू जी हैं, बॉलीवुड एक्टर, और आजकल अपना बुढ़ापा जो है वो एक पार्क में गुजार रहे हैं और अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। लेकिन टूरिज्म पर इसका बहुत ज्यादा नजर कह रहे हैं कि जो भी गाड़ी आता है, इनोवा हो, स्कॉर्पियो हो या कोई भी गाड़ी हो, ज्यादातर पर्यटक जो है उसमें कश्मीर आने लगे हैं। क्योंकि डिप्टी कमिश्नर सईद एजाज ने कल ही बताया था कि जम्मू कश्मीर में खासकर शहर श्रीनगर में जो कोविड रेट है वो बहुत ज्यादा डाउन हो गई है। 200 के आसपास केसेज आना है, 4 से 5 डेथ के बाद अब जो है ये जो एरिया है डल लेक और इसका आसपास का जो एरिया है यहाँ पर टूरिज्म। तजम्मुल, जरा पीछे का नजारा दिखाना चाहेंगे दर्शकों को, क्योंकि डल झील पर आप इस वक्त हैं, तो दर्शकों को दिखाना बहुत जरूरी है कि किस तरह से सूरत हाल है इस वक्त कश्मीर के अंदर। आप देखिए, और लगातार तजम्मुल जो है वो डल झील की तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि पर्यटकों का कश्मीर के अंदर पहुंचना शुरू हो चुका है। पहलगाम में पहुंच रहे हैं, गुलमर्ग के अंदर पहुंच रहे हैं, डल झील के अंदर भी आप देखिए किस तरह से नजारा जो है वो बना हुआ है। शिकारा वालों के लिए भी पर्यटकों को यहां पर खोला गया है ताकि इन लोगों का कारोबार मुकम्मल तरीके से चल पाए। लेकिन तजम्मुल, सवाल यहां पर यह है कि अगर बाहर से पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं तो जाहिर तरीके से एसओपीज का पालन करना बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि पहले भी पार्क तो खोला गया था, लेकिन पार्क में भी देखा गया कि एसओपीज की धज्जियां किस तरह से उड़ती हुई नजर आई थी।
देखो देखिए, जब गार्डन और पार्क की बात करते हैं तो हो सकता है कि अब अगले सेल में जो होगा वो गार्डन खुल जाएंगे, और उसके बाद पार्क वगैरह जो हैं, जो रेजिडेंशियल एरियाज में या टूरिस्ट एरिया के आसपास है, वहां से भी खुलना शुरू हो जाएंगे। दरअसल शुरुआत जो आज हुई है, डिप्टी कमिश्नर का बड़ा पॉजिटिव बयान आया है। उन्होंने एजाज अहमद ने कहा कि बहुत कम रेट है पॉजिटिव केसेस की और डेथ की, जिसकी वजह से आज डल झील और उसके आसपास में जो पर्यटक हैं वो तकरीबन आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन दूसरी अहम बात आशा आपको बताऊं, क्या पहले से ही होटल जो है दरबार मुख की वजह से खाली हुए हैं, उसको कंपनसेट तभी किया जाता था जब ज्यादा से ज्यादा पर्यटक कश्मीर आए, जम्मू आए और उसके बाद दीगर जगहों पर आए, क्योंकि ये जो होटल हैं इनका एकोमोडेशन अगर एक तरफ कैंसिल हो जाएगा तो दूसरी तरफ आपको पर्यटक टूरिस्ट वगैरह आ जाएंगे। एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बड़ी बात ये होगी कि टूरिस्टों को यहाँ पर आने के लिए वैक्सीनेशन, एसओपीज और बाकी चीजों का भी ध्यान रखना होगा, तब जाके जो शिकारें खाली खाली आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें भी एक बार फिर लेकिन तजमुल, पहले भी यहाँ पर टूरिज्म के कई आला अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई थी कारोबारी तबके की तरफ से, लेकिन उस वक्त भी उन्हें यहाँ पर आश्वासन दिया गया था। लेकिन अब अगर प्रशासन की तरफ से ये कदम उठाया गया है तो कहीं ना कहीं जो लोग कारोबारी तबके से ताल्लुक रखते हैं उन्हें राहत मिली है, लेकिन मुकम्मल तरीके से राहत मिलना बहुत जरूरी था कि आखिर ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचते, यहाँ रुक करते, क्योंकि ज्यादातर आप देखिए टूरिस्ट जो है वो पहलगाम या फिर गुलमर्ग का रुख कर रहे हैं। बिल्कुल सही आपका है, श्रीनगर में या माता वैष्णो देवी के आसपास में स्टे जो है वो बहुत कम है, और गुलमर्ग पहुंचने के लिए टूरिस्ट जो है उनका जो पैकेज होता है वो बना होता है। श्रीनगर में पहले एक दिन वो रुकेंगे, श्रीनगर के बाद वो पहलगाम, गुलमर्ग, यूसुफर, सोनमर्ग, अमरबट, बाकी जगहों जाएंगे, लेकिन वापस स्टेशन आकर उन्हें यही आना होगा। लेकिन इस साल क्या हुआ है कि टूरिस्ट सेशन में हमने देखा कि टूरिज्म बहुत ज्यादा आया, लेकिन वो डायरेक्ट पहलगाम गया, डायरेक्ट गुलमर्ग गया, और कल मुझे पता चला कि होटलों में, बहुत होटलों में अच्छा खासा रश, हम तो ये नहीं कहेंगे अभी जगह नहीं मिल रही है, लेकिन अच्छा खासा रश है, बुकिंग अच्छी तरह से चल रही है, क्योंकि गर्म बहुत ज्यादा है और कश्मीर बड़ा खूबसूरत मौसम के बीचों बीच में मेजबानी के लिए तैयार है। शिकारा स्टेशन, हाउस बोट ओनर सेशन के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। उम्मीद करते हैं कि पर्यटक जो है वो कोविड का फॉल जो है वो डाउन है, कम है, और शायद कश्मीर में एक बार फिर श्रीनगर शहर में हम बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ देंगे। लेकिन जाते जाते आपको तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, ये जबरबंद पार्क है जो कि यहाँ शहर श्रीनगर की बड़ी फुल फ्रेम छोड़िए जी, ये वो तरफ है जहाँ से आप पार्क को देख पाएंगे, और इस पार्क में गुज़िश्ता कई महीनों से एक भी शख्स दाखिल नहीं हो पाए। उसकी वजह यह है कि एरिया में जो पार्क और गार्डन पर लगातार कोविड की वजह से पाबंदी है, और जबरदस्त पार्क और उसके बाद दीगर पार्कों में बिल्कुल जिस कंट्रैक्टर ने आउटसोर्स करके टूरिज्म से दिया था उसका तो बहुत खबर टूटी हो। तो जब जिस तरह से आए दिन आतंकी गतिविधियां देखी जा रही हैं, कहीं ना कहीं खौफ है पर्यटकों के अंदर, इसलिए यहाँ पर नहीं पहुंच रहे हैं, और उस खौफ को निकालने की बहुत जरूरत है, क्योंकि पुलिस मुस्तैद है, सीआरपीएफ के जवान वहां पर मौजूद हैं। देखिए, पर्यटक और मिलिटेंसी कभी आपस में कन्फ्रंटेशन में हमने नहीं देखा। कुछ इक्का दुक्का चुटपुट घटनाएं हुई जो हम पथराव के दौरान, उमर अब्दुल्ला की सरकार के दौरान नारबल में कुछ वाक़यात देखे, कुछ उसके आसपास में देखे, लेकिन पर्यटक और मिलिटेंसी का दूर दूर का कहीं पर कन्फ्रंटेशन हमने नहीं देखा। पर्यटक जब भी आए तो जम्मू कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी यानी मेजबानी और यहाँ के लोगों की जो रिश्ते और बेखबर भाईचारे की बातें की, तो जाके उन्होंने चंडीगढ़, बेंगलोर, मुंबई, बल्कि अमेरिका तक पहुंचाई। मुझे लगता है कि उसका आपस में कोई कंसर्न से रिश्ता नहीं है। पर्यटक जो है, पर्यटक यहाँ के मेहमान है, और जिसके लिए हुर्रियत के चेयरमैन उस वक्त भी गिलानी साहब कहते रहे कि पर्यटक हमारे मेहमान है, मीरवाइज साहब, यासीन साहब सब कहते थे, बल्कि गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर साहिबा और बाकी लोग कहते थे पर्यटक जो है इसका दर्जा बहुत ज्यादा ऊंचा है हमारे सामने। यानी जम्मू कश्मीर में भी अतिथि देवो भव, और इस तरह से बाहर से पर्यटकों को यहाँ पर पहुंचना चाहिए। जम्मू और कश्मीर का दोनों का यहाँ लुत्फ उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जम्मू के अंदर भी कुछ ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिन्हें देखना चाहिए, खूबसूरती देखते बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद तजम्मुल जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि तजम्मुल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से सूरत हाल कश्मीर के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। बाहर से पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि हर जगह पर पर्यटकों का पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहलगाम और गुलमर्ग का रुख यहां पर किया जा रहा है। जम्मू के अंदर भी पर्यटक हैं, वहां पर भी उन्हें पहुंचना बहुत जरूरी है। पर्यटन स्थलों पर निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जिला कठुआ लिए चलते हैं। कठुआ से भी आप देखिए आज बड़ी
बड़ी खबर देखने को मिल रही है। लगातार आप देखिए ड्रोन के हवाले से ही खबर जो है वो किस तरह से देखने को मिल रही थी, क्योंकि जिला कठुआ में अब ड्रोन उड़ाना यहां पर आसान नहीं होगा और पाकिस्तान की काली करतूतों के मद्देनजर प्रशासन ने लाजमी की यहां अनुमति नहीं देने की कोशिश की है और मुकम्मल तरीके से अब आप जिला कठुआ के अंदर ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं और ड्रोन मालिकों को रजिस्ट्रेशन करवाने का आदेश जारी कर दिया गया है और समारोह में भी अब शर्तों के साथ ड्रोन का उपयोग होगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से आए दिन जम्मू के अंदर देखा जा रहा है कि ड्रोन से यहां निगरानी रखने की कोशिश की जा रही है, रेकी करने की कोशिश की जा रही है, तो अब यहां कठुआ प्रशासन ने मुकम्मल तरीके से ड्रोन पर पाबंदी लगा दी है और अगर किसी को ड्रोन उड़ाना है तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही आप ड्रोन यहां पर उड़ा सकते हैं, क्योंकि ड्रोन मालिकों को रजिस्ट्रेशन करवाना अब लाजमी कर दिया गया है। पाकिस्तान की काली करतूतों के मद्देनजर रखते हुए ये अनुमति यहां पर देने की बात रखी गई है सामने। आप देखिए कि पहले जम्मू एयरपोर्ट यानी टेक्निकल एयरपोर्ट के बाहर किस तरह से यहां पर देखा गया कि ड्रोन उड़ते हैं, 2 ग्रेनेड से हमला होता है, उसके बाद रत्नूचक कालूचक इलाके के अंदर भी ड्रोन देखे जाते हैं और उसके बाद फिर से जम्मू के अंदर ड्रोन जो है वो देखे जाने का सिलसिला शुरू हो गया और चौथी बार अरनिया सेक्टर में भी ड्रोन जो है वो देखे गए। अब आप देखिए जिला कठुआ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाने की बात सामने निकलकर आ गई है कि अगर किसी को भी ड्रोन उड़ाना है तो उसके लिए अनुमति लेनी होगी। सरबजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, जिस तरह से अब जिला कठुआ जो है वो हरकत में आता हुआ नजर आ रहा है, ड्रोन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है और अगर परमिशन लेनी है तो किस तरह से दस्तावेज देने होंगे और कैसे वो परमिशन मिलेगी? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कठुआ की ओर से जारी आदेशों के तहत ड्रोन उड़ाने के लिए आपको पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। इसके लिए 2 अधिकारियों को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कठुआ ने निश्चित किया है कि इन दोनों अधिकारियों से आप परमिशन ले सकते हैं। अगर आप किसी सब डिवीजन से बिलोंग करते हैं तो आप कंसर्निंग एसडीएम से आप परमिशन लेंगे। अगर आप जिला कठुआ के जो मुख्य जो हमारा क्षेत्र है वहां से बिलोंग करते हैं तो आपको एसीआर कठुआ से परमिशन लेनी होगी और इसके लिए आपको एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा, जिससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आप लोग ड्रोन जो है किस मकसद के लिए आप उसको उड़ाना चाहते हैं, क्या किसी शादी समारोह के लिए आप उसकी जरूरत है या किसी और कवरेज के लिए आपको जरूरत है, तो उसके लिए बाकायदा तौर पर आपको प्रशासन को लिखित तौर पर उसकी अनुमति लेनी होगी, जिसके बाद ही आप ड्रोन जो है वो उड़ा सकेंगे। जम्मू में जिस तरह से एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमले हुए हैं उसके बाद इस तरह के एहतियातन कदम जो है डिस्ट्रिक्ट कठुआ में डीएम कठुआ की ओर से ये कदम उठाए गए हैं। आपको ये बता दें कि जिला कठुआ जो है ये सीमावर्ती इलाका आता है, हीरानगर सेक्टर आपने पहले भी देखा किस प्रकार से जहाँ पर ड्रोन की मूवमेंट्स जो है कई बार यहाँ पर स्पॉट हुई हैं। उसके बाद जो है वहां पर सर्च ऑपरेशन तक चलाए गए। एक बार यहाँ पर हेक्सोकॉप्टर जो पाकिस्तान की ओर से आया गया था, जिसमें काफी संख्या में गोला बारूद भी यहाँ पर बरामद हुआ था। कुल मिलाकर ये देखें कि सुरक्षा के लिहाज से ड्रोन पर पाबंदी। सरबजीत, क्या लगता है कि कल जिस तरह से डीजीपी पहुंचे हुए थे, बड़े बड़े खुलासे उन्होंने किए और उसी पर अब अमल करते हुए यहाँ पर प्रशासन देखी जा रही है, क्योंकि मुकम्मल तरीके से ड्रोन की इतनी ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं जो पूरे देश में ये पहला मौका है कि किसी टेक्निकल एयरपोर्ट पर इस तरह से हमला करने की कोशिश की गई हो। लेकिन डीजीपी ने जो खुलासे किए हैं तो उसी पर अब प्रशासन यहाँ पर अपनी सहमति जताता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से डीजीपी ने कल क्लियर कर दिया था कि इस पूरे मामले के पीछे लश्कर तोयबा का हाथ हो सकता है, क्योंकि पहले भी इस तरह के लश्कर जो है लश्कर तोयबा के जो आतंकी हैं इस तरह के हैं, कई बार वो ड्रोन के हथियारों जो स्टिंग है वो का नाम सामने आया है। पुख्ता तौर पर जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये पता चलता है कि लश्कर के आतंकी हैं। तो आप तरह से ये आदेश जो है डिस्ट्रिक्ट निकाला, प्रशासन को ये कहा कि महत्वपूर्ण जो संस्थान है उसकी कहीं रैकी की जा सकती है, क्योंकि जो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग है कई जगह सेना के कैंप है वहां पर उसकी रैकी की जा सकती है। जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है, महत्वपूर्ण संस्थान है, उनकी रैकी की जा सकती है। उस सभी को लेकर एक जरूरी एहतियातन कदम जो है जिला मजिस्ट्रेट कठुआ की ओर से उठाए गए हैं कि अब जितने भी ड्रोन आप प्रयोग में लाएंगे उसके लिए आपको बाकायदा तौर पर परमिशन लेनी होगी, की ओर से यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा और आपको ये भी बताया जाएगा कि आप इस श्रेणी में इस जगह पर इतनी देर तक आप ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद आप इस इलाके में ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
तो जितने भी ड्रोन का इस्तेमाल करना होगा उसके पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कठुआ से आपको क्या permission लगता है लेना। सरबजीत कि ये सिर्फ जिला कठुआ के अंदर ही नहीं होना चाहिए था, जम्मू कश्मीर के हर जिले के अंदर ये होना चाहिए था कि ड्रोन पर पाबंदी लगनी चाहिए थी? क्योंकि आए दिन जिस तरह से तार जो है वो पाकिस्तान के साथ ही जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल डीजीपी ने बड़ा खुलासा कर दिया कि यहां पर जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, लश्कर तैयबा की जो गतिविधियां की जा रही है उसे हैंडल पाकिस्तान से किया जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, इस तरह के कदम जो है पूरे लगभग जम्मू कश्मीर यूटी में उठाने चाहिए, क्योंकि हर जगह इस तरह के ड्रोन जो है वो स्पॉट हो रहे हैं। कल भी जम्मू जिला में ड्रोन जो है बॉर्डर के नजदीक जो है देखा गया है। इससे पहले आपने देखी हैं कि पाकिस्तान की ओर से आ रहे ड्रोन जो हैं वो यहाँ पर स्पॉट किए गए हैं। कई बार गांववासी ने वो ड्रोन देखे हैं, लेकिन जब बीएसएफ के जवान हमारी सुरक्षा एजेंसी हरकत में आती हैं, फायरिंग करती हैं, तो ये लोग वापस पाकिस्तान की ओर भाग जाते हैं। लेकिन एहतियातन तौर पर प्रशासन ने कदम उठा लिए हैं, लेकिन ये लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, इस तरह के कदम जो है प्रशासन ने ठीक उठाए हैं ताकि सुरक्षा के साथ किसी तरह का समझौता ना हो। चलिए सरबजीत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सरबजीत हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि देर आए तो दुरुस्त आए, मगर आए तो सही। लेकिन प्रशासन ने अब यहां पर सही फैसला जो है वो लिया है, क्योंकि 2018 की अगर बात याद कराई जाए तो उस वक्त ही आतंकी गतिविधियां देखी गई थी। 2018 के बाद जो भी आतंकी गतिविधि करने की कोशिश की गई है, यहां पर नाकामी ही हाथ लगी है। जो बौखलाहट अब यहां पाकिस्तान के अंदर भी देखने को मिल रही है और आतंकियों के अंदर भी देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आप देखिए एक एक करके किस तरह से अब सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर अलर्ट पर होती जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। आगे बढ़ जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी पर दोबारा हुए सीजफायर समझौते के बाद सरहदी इलाकों के लोगों ने भी चैन की सांस ली है। बारामूला में एलओसी के नजदीक कमांड पोस्ट पर पहुंची स्वर्णिम विजय मशाल, जो कि वर्ष मशाल का स्वागत करने पहुंचे लोगों ने इसकी तस्दीक करते हुए दोनों मुल्कों की सरकारों से बस सेवा और व्यापार को भी दोबारा बहाल करने की मांग कर दी। स्वर्णिम विजय वर्ष मशाल का सरहद पर लोगों ने नाच गाकर जोर शोर से स्वागत किया। तो लोगों का यह भी कहना है कि सीजफायर समझौते ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी है और अब वो अमन और चैन की जिंदगी यहां जी रहे हैं। क्योंकि सीज फायर जो है वो अमन के लिए एक बहुत बड़ी मैसेज में देना चाहूँगा कि सीज फायर कायम रहेगा तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ यहाँ डेवलपमेंट होगी, तरक्की होगी और बार बार ऐसे इवेंट होते रहेंगे। मैं बिल्कुल ये सही है कि 2-3 साल से तो मैं आपको ये कहूँ, मैं करीब 1 किलोमीटर पीछे रहता हूँ, लेकिन ये ख्वाब बन के रह गया था कि कमान पुल शायद हम कभी जा सकें या ना जा सकें। लेकिन जब से ये सीज फायर हुआ है तो हमारी खेती बाड़ी, हमारे बॉर्डर के लोग रहने वाले जो हैं, इन्होंने अमन की सांस ली है। और मैं गुजारिश करना चाहूँगा आपकी वसातत से कि ये अमन कायम और दायम रहे, सीज फायर रहे। हम गुजारिश करना चाहेंगे कि यहाँ पे बस सर्विस चले, ट्रेड चले, नौजवानों को रोज़गार मिले, क्योंकि हर जंग हमने जीती है, लेकिन बेरोज़गारी की जंग के लिए भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा ताकि ये ट्रेड चले, बाकी चीज़ें हों जिसकी वजह से हमारा ये रोज़गार कायम हो। जो यहाँ बॉर्डर के 0 किलोमीटर के लोग हैं, वो खासकर जो सीज फायर वायलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा खुशी की लहर दौड़ी है ताकि हम लोग अमन चैन की ज़िंदगी यहाँ पे जी सकें और अपने बच्चों को और अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकें। देखो सर, ये प्रोग्राम हुए मगर हम चाहते हैं कि हमारा दूसरे देश से ताल्लुकात अच्छे हों, अमन का पैगाम हो और हमारे जो दूसरे देश के साथ रिश्ते हैं वो बढ़े। और हम उड़ी वाले जो हैं वो हमेशा फायरिंग की जद में आते हैं, ताकि ऐसे ही भाईचारा रहे, ताकि हमारी आवाम खुल के अपना काम कर सके और कम से कम अगर बस सर्विस चले तो हमारे किसी बेरोज़गार को रोज़गार मिलेगा और हमारे दूसरे देश के साथ हमारे रिश्ते जो है वो अच्छे होंगे। जी बिल्कुल, वो तो अगर हम भी चाहते हैं कि उनके साथ ये रिश्ते हमारे कायम दायम रहें ताकि हमारे जो है खत्म हो। कहते हैं कि गरीब को खुदा की मार, और ये कहावत आरएसपुरा के गांव जिंदर वैलू में एक गरीब परिवार पर बिल्कुल सटीक बैठती है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे इस परिवार पर बीती रात आया हुआ तूफान आफत साबित हुआ। भारी तूफान ने इस परिवार की आशियाने की छत उड़ा दी और जिसके चलते अब ये परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया है। आशियाने की छत उड़ जाने से इस परिवार की इस भीषण गर्मी में सिर छुपाने की भी अब जगह नहीं बची है, चुनौती बन गया है। तो पीड़ित परिवार के साथ साथ स्थानीय पंच ने भी सरकार से मदद की गुहार लगाई। वहीं गांव में निर्माणाधीन एक मकान की भी छत तूफान की भेंट चढ़ गई और दूसरी ओर तूफान ने शहरों में भी भारी तबाही मचाई। सड़कों के किनारे लगे कई पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए तो कई जगहों पर दीवारें भी गिर गई, जिससे बिजली की सप्लाई पूरी तरह से प्रभावित हुई। और रात जो तूफान की वजह से ना सभी बहुत नुकसान हुआ और छोटे छोटे हमारे बच्चे भी हैं
और सरकार से यही फील है कि हमको थोड़ा मतलब कि मदद दे। राती अचानक तूफान आया बहुत जबरदस्त ही, साथी पूरा उड़ गया साडा जी। मेहनत मजदूरी करके मैं थोड़ा मेरा ढंग चलाया है अपना, तो मेरी बेनती है सरकार अगे थोड़ी साडी मदद करे, तो अगे बरसात आए करती है तो असीं कित्थे रहांगे, बहुत मुश्किल है जी साडा रहना जीना है। मैं किस तरह का काम चलाते अपना काम वाले मैं मजदूरी करना जी, तो मजदूरी करके मैं न्याणे पालना अपने। किते बेचारे बाहर जमीन च आके दिहाड़ीदार बंदे ने, ते पता नहीं किस तरह जोर जाता करके ते बाहर मकान दा माड़ा मोटा छत पाई ही, ते ये राती इन्ना तूफान आया ना पूरी दी पूरी छत उड़ गई। बच्चे बड़ी मुश्किल बचाए न्याणे ने, किसी तरीके नाल बच्चे बेचारे बचा के बाहर कड्ढो, छत पूरी उड़ गई। रहन देना कोई सिस्टम नहीं अगे। मैं चाहना कि चलो भगवान थोड़ी मती गौरमेंट एदी मदद करे, बेचारे किते रहन दी कोई छत छुत पा के अपने बच्चे ते किते रख सके। क्योंकि आने तूफान अगे बड़े आने ने, ते बेचारे कित्थे जाणगे, दिहाड़ीदार बंदा इन्ना कोई रोजगार नहीं आंदा भी फटाफट अपनी छत पाण जां फटाफट तैयारी कर सकन। अगे पता नहीं किस तरह मुश्किल बेचारे दिहाड़ी दे पल आ गए, इन्ने 2-3 कमरे च माड़े मोटे टीना वा खड़े कीते, और रात दी छत पूरी दी पूरी उड़ गई है। ते बेचारे निक्के बेचारे छोटे छोटे बच्चे ने, ये कित्थे जाणगे बेचारे। रात को तूफान तो हद से ज़्यादा आया है, इतना तूफान पहले मैंने कभी नहीं देखा था। और अभी गांधीनगर गाँव जहाँ पर हॉस्पिटल की दीवार भी टूट चुकी है, और रास्ते में काफ़ी पेड़ भी गिरे हुए हैं, और खंबे के बिजली के खंबे भी गिरे हुए हैं। और जाती ये शुक्र है मालिक का, जाती नुकसान कोई नहीं हुआ है, बाकी तारे तो टूट गए, वो ठीक हो जाएंगी। तो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से जनता में भारी रोष है। लोगों के मुताबिक वो पहले ही यहां कोरोना महामारी के चलते भारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, और ऐसे में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी ने उनका जीना और कठिन बना दिया है। परेशानी तो बहुत ज़्यादा है सर, तेल दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, और आपको पता है कि हर चीज़ महंगाई का कारण ही तेल है। जब तेल बढ़ेगा तो हर चीज़ महंगाई होगी, और आज के दौर में तेल, अब कल परसों सुना है कि सिलेंडर भी, LPG सिलेंडर भी 25 पे बढ़ गया है, तो लोगों पे महंगाई का जो वजन है ना वो बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। तो हर चीज़ तेल से बढ़ती है, जब तेल बढ़ेगा तो फिर आपको पता है कि हर चीज़ बढ़ेगी। तो आज के दिन में महंगाई में चलना तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप इन पे तेलों पे ध्यान दिया जाए, तेल सस्ता किया जाए, और आम लोगों की जो ज़िंदगी है वो आजकल सबसे ज़्यादा चलती ही तेल पे ही है। मतलब कि लोगों का सर्वाइव ही तेल से चलता है, किसी ने कहीं जाना हो तेल पे ही डिपेंड है ज़्यादा। और जो दिहाड़ीदार बंदा है वो तो वैसे भी मतलब कि वैसे भी कमज़ोर है, और तेल से बढ़ने से और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। सर बहुत मुश्किल है, जीना आराम कर दिया, गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। वो गाड़ी चलना अब हमारे बस का नहीं रह गया। वो अब बिजली वाली ही गाड़ी चलेगी, ये वाली पेट्रोल वाली बंद करनी पड़ेगी। अब असल गैस के दाम तो बढ़ गए हैं, तो खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। वो फिर पुराना आएगा, फिर लकड़ियों के ऊपर खाना खुना बनाना शुरू कर देंगे, और क्या होगा। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।